अंतरराष्ट्रीय विधि में आज अपन पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय संधियां कि अंतरराष्ट्रीय संधि होती क्या है या इसकी परिभाषा क्या है। अंतरराष्ट्रीय स्रोत में पढ़ के आए थे। अंतरराष्ट्रीय संधियां अंतरराष्ट्रीय विधि का प्रथम स्रोत मानी गई है कि कोई भी अगर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कोई भी विवाद आता है तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय क्या करता है, उस विवाद का समाधान करने के लिए सबसे पहले क्या देखता है कि इस विषय में पक्षकारों में अगर कोई संधि हुई हुई है और इससे संबंधित, इस विषय से संबंधित अगर इंटरनेशनल कोई संधि है तो न्यायालय क्या है, उस संधि के अनुसार ही उस विवाद का समाधान करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, फैसला करता है। अगर कोई संधि नहीं है तो फिर वो न्यायालय रूढ़ि पे जाता है, भाष्यकारों की रचनाओं पे जाता है, भाष्यकारों की रचनाकारों के निबंध पे जाता है, मतलब वो अन्य सोर्सेस बाद में यूज करता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन परिभाषा कि अंतरराष्ट्रीय विधि में अंतरराष्ट्रीय संधियों की क्या क्या परिभाषा दी गई। तो सबसे पहले ओपेनहाइम, अंतरराष्ट्रीय विधि में ओपेनहाइम ने क्या डेफिनेशन दी है। ओपेनहाइम के अनुसार अंतरराष्ट्रीय संधियां राज्य के बीच का समझौता है, राज्य के बीच का समझौता है या जो संविदा की प्रकृति की है, जो कानूनी अधिकार उत्तरदायित्व उत्पन्न करते हैं। तो ओपेनहाइम में अपने को याद रखना है कि पक्ष राज्यों के बीच का क्या है, समझौता है, जो कॉन्ट्रैक्ट के समान होती है, जो कानूनी कर्तव्य और उत्तरदायित्व अधिकार और उत्तरदायित्व उत्पन्न करते हैं, अधिकार और उत्तरदायित्व उत्पन्न करते हैं। ओपेनहाइम की डेफिनेशन में क्या क्या पढ़ना है अपने को कि सबसे पहले क्या है, राज्यों के बीच का समझौता है, इसकी प्रकृति कॉन्ट्रैक्ट के समान होती है, ये कानूनी अधिकार और उत्तरदायित्व उत्पन्न करती है ओपेनहाइम। फिर आता है फॉसेट के द्वारा। फॉसेट क्या कहते हैं, संधि पक्षकारों के मध्य का एक लिखित करार है, पक्षकारों के मध्य एक लिखित करार है जिसके द्वारा वो आपस में किसी विशेष क्षेत्र, विशेष उद्देश्य के लिए अंतरराष्ट्रीय विधिक संबंध स्थापित करते हैं। विशेष क्षेत्र, विशेष उद्देश्य के लिए अंतरराष्ट्रीय विधिक संबंध स्थापित करते हैं। फॉसेट की डेफिनेशन में क्या देखना है कि एक तो लिखित करार है और विशेष क्षेत्र, विशेष उद्देश्य के लिए अंतरराष्ट्रीय विधिक संबंध स्थापित करते हैं। दो डेफिनेशन ओपेनहाइम में पढ़ा, क्या है कि पक्षकारों के राज्यों के बीच का समझौता है जिसकी प्रकृति संविदा के कॉन्ट्रैक्ट के समान है, जो क्या है, कानूनी अधिकार और उत्तरदायित्व उत्पन्न करते हैं। फॉसेट कह रहा है कि पक्षकारों के मध्य क्या है, लिखित करार है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए या विशेष क्षेत्र के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित करते हैं। फिर आता है प्रोफेसर स्वार्जेनबर्जन के अनुसार कि संधियां अंतरराष्ट्रीय विधि के विषयों में के बीच जो विधि है उसके विषयों के बीच में लागू होती है। यानी इन्होंने कहा स्वार्जेनबर्जन ने कि जो संधि है वो सिर्फ राज्यों पर लागू नहीं होती, अंतरराष्ट्रीय विधि के विषयों के बीच समझौते हैं, जो भी इंटरनेशनल विधि के जो सब्जेक्ट है उनके संबंध में होती है संधियां। और जो अंतरराष्ट्रीय विधि में बंधनकारी उत्तरदायित्व, मतलब स्वार्जेनबर्जन में बंधनकारी उत्तरदायित्व शब्द याद रखना है अपने को कि अंतरराष्ट्रीय विधि के विषयों से संबंधित है और जो बंधनकारी उत्तरदायित्व उत्पन्न करते हैं, बंधनकारी उत्तरदायित्व उत्पन्न करते। फिर आता है स्टार्क कह रहे हैं कि सभी मामलों में संधियां क्या है, संधियों का उद्देश्य क्या होता है, संधियों का उद्देश्य संधि के पक्षकारों पे बंधनकारी उत्तरदायित्व उत्पन्न करना। यानी स्टार्क की डेफिनेशन में स्टार्क बता रहा है कि संधि का उद्देश्य क्या है, सब संधियों का उद्देश्य क्या है, पक्षकारों पे बंधनकारी उत्तरदायित्व उत्पन्न करना है। तो ओपेनहाइम की डेफिनेशन में क्या याद करना है, अधिकार, एक तो याद करना है कि समझौता है और अधिकार और उत्तरदायित्व उत्पन्न होता है।
फासेट की डेफिनेशन में याद करना, विशेष क्षेत्र विशेष उद्देश्य के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंध स्थापित करते हैं। फिर प्रोफेसर स्वार्जेनबर्जन में बंधनकारी उत्तरदायित्व, एक तो अंतरराष्ट्रीय विधि के जो विषय है उन पर लागू होती है, और वो क्या है, बंधनकारी उत्तरदायित्व उत्पन्न करते हैं। फिर आता है स्टार्क। स्टार्क बता रहा है कि सब संधियों का उद्देश्य क्या होता है, पक्षकारों पर या जो उन पर बंधनकारी उत्तरदायित्व उत्पन्न करना होता है। मतलब संधियों का उद्देश्य कौन बता रहा है, स्टार्क बता रहा है। ठीक है, स्टार्क बता रहा है, क्या बता रहा है, उद्देश्य बताता है। फिर आता है संधियों के वीना अभिसमय। कब का आता है संधियों का वीना अभिसमय, 1969 के आर्टिकल 2 में बताया है कि संधि की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 2 में संधियों का जो वीना अभिसमय है 1969 के आर्टिकल 2 में संधि की डेफिनेशन दी गई है कि संधि एक करार है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक राज्य अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अपने संबंध या तो स्थापित करते हैं या स्थापित करने की चेष्टा करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 2 में क्या बताया गया कि अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत दो या दो से अधिक राज्य क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय अपने संबंध या तो स्थापित करते हैं या स्थापित करने की चेष्टा करते हैं, यानी वो अपने संबंध रिलेशंस बनाना चाहते हैं, दो या दो से अधिक राज्य। ध्यान से सुनना कि दो या दो से अधिक राज्य अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अपने संबंध बनाते हैं या बनाने की चेष्टा करते हैं, 2 में बताया, आर्टिकल 2 में। तो इस डेफिनेशन की आलोचना बहुत हुई, जैसे कि ओपेनहाइम ने जो डेफिनेशन दी थी कि अंतरराष्ट्रीय विधि के परंपरागत और रूढ़िजन्य नियमों का समूह जो परस्पर राज्यों पर बंधनकारी मानते हैं, तो वहां भी उसने सिर्फ राज्य शब्द का प्रयोग किया। और जो 1969 का जो वीना का संधियों पर अभिसमय है, उसके आर्टिकल 2 में जो परिभाषा दी गई संधि की, इसमें भी कहा दो या दो से अधिक राज्यों अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत संबंध स्थापित करते हैं या करने की, यानी जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं या जो व्यक्ति है या जो गैर राज्य संस्थाएं हैं उन पर वो संधि नहीं कर सकते। इसका मतलब तो ये हो गया आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग। तो इस परिभाषा की बहुत आलोचना की गई और कहा गया कि इस परिभाषा के अनुसार सिर्फ राज्य ही अंतरराष्ट्रीय संधि कर सकते हैं, राज्य को परिभाषित नहीं किया कि फिर अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी संधि नहीं कर सकती, ये आया। फिर आता है कि ये जो 1969 का जो अभिसमय है, संधियों की विधि पर वीना अभिसमय 1969, ये लागू कब हुआ था, ये 27 जनवरी 1980 को लागू हुआ था। 27 जनवरी 1980 को लागू हुआ था। 2013 तक 113 देश, 2013 और 113 देश इसके मेंबर अनुसमर्थन कर दिए, यानी इसके मेंबर बन गए थे। जिन देशों ने इसका अनुसमर्थन नहीं किया वो भी अपने ऊपर बंधनकारी मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि वो प्रथा संबंधी विधि का पुनर्कथन करते हैं। मतलब इसमें इतना याद रखना है कि लागू कब हुआ, 27 जनवरी, कल के दिन लागू हुआ था। ठीक है, 27 जनवरी 1980 के दिन, बहुत लेट हुआ ना, 69 का भी समय था और 80 में लागू हुआ, 11 साल बाद लागू हुआ। ये यहाँ पर याद रखना है, 11 साल, यहाँ पर 11 साल याद रखना है। कल अपन ने 1961 का भी समय पढ़ा था क्या? हाँ पढ़ा, मैं 24 अप्रैल 1964 को लागू हुआ। ठीक है, याद रहेगा। और एक 1951 का पढ़ा था, हाँ वो 22 अप्रैल 1954 को लागू हुआ 54 को, था। शरणार्थियों वाला। ठीक है, ये याद। अब ये 27 जनवरी 1980 को लागू हुआ, 1969 का भी समय, और 2013 तक 113 देश इसके मेंबर बन गए। 113 देश इसके मेंबर बने। इसमें जो कमी बताई मैंने आर्टिकल 2 में, क्या थी कमी? इसमें ये कमी थी कि ये सिर्फ राज्यों को कहता है। ये अभिसमय जो 1969 का जो अभिसमय आया वो सिर्फ कहता है कि राज्य ही अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत संधि कर सकते हैं, गैर राज्य इकाइयां या संस्थाएं या जो व्यक्ति हैं वो संधि नहीं कर सकते।
तो इस कमी को दूर करने के लिए 21 मार्च 1986 86 को अभिसमय आया। क्या कि राज्यों तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों या अंतरराष्ट्रीय संगठनों के मध्य संधियों की विधि पर वियना अभिसमय, यानी राज्यों तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों या अंतरराष्ट्रीय संगठनों के मध्य, या तो एक पक्ष का राज्य और दूसरा अंतरराष्ट्रीय संगठन, या दो अंतरराष्ट्रीय संगठनों के मध्य की संधियों की विधि पर वियना अभिसमय कब आया? 1986 में आया, 21 मार्च 1986 को आया। इसमें कहा कि अनुच्छेद 1 में इस 1986 में जो अभिसमय 1986 में जो अभिसमय है, इसके आर्टिकल 1 में कहा कि एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य संधि हो सकती है। दो या दो से अधिक हो गया ना, कि एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य संधि हो सकती है। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं या संगठनों के मध्य भी संधि हो सकती है। इसके आर्टिकल 3 में कहा गया कि जो इस अभिसमय में नहीं आ रहे, मतलब मान लो जो देशों ने या जिन राज्यों ने इसका अनुसमर्थन नहीं किया था, वो भी क्या है, वो आ जाएंगे, इसके भीतर आ जाते हैं बाद में। क्यों आ जाते हैं? कि वो क्या है, किसी न किसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय संगठनों से जुड़े हुए होते हैं, वो अंतरराष्ट्रीय संगठन भी इसका संधि कर सकते हैं। फिर इसमें कहा आर्टिकल 18 में कहा कि अगर कोई संगठन या कोई भी संगठन या राज्य के मध्य कोई संधि हो गई, तो फिर उस संधि को पूरा संधि कर ली जाती है राज्य पक्षकारों को। फिर वो जो पक्षकार, चाहे वो संगठन है चाहे वो राज्य है, उसको संधि के लागू होने से पूर्व ही उसके प्रयोजन या उसका जो उद्देश्य है उसको विफल नहीं करने दिया, यानी संधि हो गई तो संधि होने के बाद में वो उसका पालन करने के लिए बाउंड हो जाएंगे, बाध्य हो जाएंगे। पूरी होने से पहले ही, अगर वो मान लो संधि पूरी होने से पहले ही वो इसको खत्म करना चाहते हैं या इसके उद्देश्य को विफल करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। फिर 26 में कह रहा है कि संधि के जो पक्षकार हैं उन पे संधि बाध्यकारी होती है या वो बाउंड हो जाते हैं। अब पैक्टा सेंट सर्वेंडा का सिद्धांत है, किसने दिया था? इटली के विधिशास्त्री एंजिलोटी ने दिया था। इटली के विधिशास्त्री एंजिलोटी ने दिया था। पैक्टा सेंट सर्वेंडा ये कहता है कि जिन राज्य पक्षकारों ने या जिन अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने कोई संधि कर ली, तो उस संधि के प्रावधानों या उसके जो रूल रेगुलेशन है, उत्तरदायित्व जो भी होते हैं, उनको पूरा करने के लिए वो बाध्य हो जाते हैं, बाउंड हो जाते हैं। ठीक है, बाउंड हो जाते हैं कि अगर किसी राज्यों ने या किसी राज्य या अंतरराष्ट्रीय संगठनों के मध्य कोई संधि हो गई, तो उस संधि का पालन करने के लिए वो बाउंड है, ये बाउंड पूरा करने के लिए वो बाध्य हो जाते हैं। इससे पहले, ये तो एंजिलोटी ने दिया था, इटली के विधिशास्त्री, इससे पहले ये कहते थे कि संधि का पालन क्यों करते हैं, तो ओपेनहाइम ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय संधि और सदैव से ही मतभेद रहा है कि कुछ अलग विधिशास्त्र, कुछ का मानना है कि ये धार्मिक या नैतिक सिद्धांत के आधार पर पालन कर देते हैं, और कुछ कहते हैं कि वो आत्मनियम के आधार पर, आत्मनियम यानी अपने उत्तरदायित्व को मानकर संधि का पालन कर देते हैं। कुछ कहते हैं राज्य अपनी इच्छा से पालन कर देते हैं, और कुछ कहते हैं कि संधियां तो बंधनकारी होती है, यानी तो जो सबसे कंक्लूजन या निष्कर्ष ये निकलता है कि सभी संधियां बंधनकारी ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि उन पर ये प्रथा संबंधी नियम ही है, प्रथा संबंधी नियम बन गया, और उस प्रथा संबंधी नियम को ही पैक्टा सेंट सर्वेंडा कहा गया है। ये पहला प्रथा ही थी कि अंतरराष्ट्रीय संधियों का पालन करना चाहिए, बाध्यकारी होता है, उसका उल्लंघन, एक बार संधि कर ली तो फिर उसका उल्लंघन नहीं किया जाएगा, ये प्रथा थी। प्रथा होते होते क्या है, इटली के विधिशास्त्री ने इसको सिद्धांत बना दिया और ये पैक्टा सेंट सर्वेंडा हो गया। अब पैक्टा
सर्वेंटा को अलग अलग विधि शास्त्री क्या क्या कहते हैं? तो जोसेफ एल कुंज, कुंज है यानी कुंज है, इन्होंने कहा कुंज क्या होता है? एक चीज, सकारात्मक चीजों का पुंज है या नियमों, सकारात्मक नियमों का पुंज माना इसने। जोसेफ एल कुंज ने कहा कि पैक्टा सेंट सर्वेंटा क्या है? एक सकारात्मक नियम है, यह अंतरराष्ट्रीय विधि का एक सकारात्मक नियम है, इसका विरोध कभी नहीं किया जा सकता। एक शब्द याद रखना अपने को, जोसेफ एल कुंज ने कहा कि पैक्टा सेंट सर्वेंटा अंतरराष्ट्रीय विधि का नियम है जिसका उल्लंघन या विरोध कभी नहीं किया जा सकता। यह अंतरराष्ट्रीय विधि में क्या एक सकारात्मक नियम है, पॉजिटिव रूल है, पॉजिटिव रूल है। फिर आता है एक केस था नीदरलैंड वर्सेस स्वीडन, नीदरलैंड वर्सेस स्वीडन का केस था। कौन सा था नीदरलैंड वर्सेस स्वीडन का? पढ़ के आए थे क्या अपन कहीं? रूढ़ी में नहीं पढ़ा था कि अंतरराष्ट्रीय विधि की रूढ़ियों में? चलो नहीं पढ़ा, ठीक है। तो नीदरलैंड वर्सेस स्वीडन में न्यायाधीश थे कार्डोवा, न्यायाधीश थे कार्डोवा। तो इन्होंने कहा कि पैक्टा सेंट सर्वेंटा जो नियम है वो मौलिक और समय का आदर दिया हुआ सिद्धांत है। कार्डोवा मौलिक न्यायाधीश कार्डोवा थे, इन्होंने कहा कि पैक्टा सेंट सर्वेंटा का जो नियम है वो मौलिक है और समय का आदर दिया हुआ सिद्धांत है, यानी प्रथा ही तो थी जो आगे जाके क्या सिद्धांत बन गया, यानी समय का इस सिद्धांत को समय ने आदर दिया है, समय का आदर दिया हुआ सिद्धांत है। नीदरलैंड वर्सेस स्वीडन का वाद था, न्यायाधीश थे कार्डोवा, मौलिक और समय का आदर दिया हुआ सिद्धांत बताया पैक्टा सेंट सर्वेंटा को, ठीक है। फिर आता है इसमें ये दो ही बातें अपन याद रखते हैं, एक जनवद अभिसमय भी कहा था, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आता है पैक्टा सेंट सर्वेंटा जो पैक्टा सेंट सर्वेंटा अपनाया, इसका 26 में प्रत्येक संधि पक्षकारों पे बंधनकारी होती है। यही बात कह रहा है कुल मिला के कि पैक्टा सेंट सर्वेंटा क्या होता है कि जो भी राज्य पक्षकार संधि करते हैं उन संधि के प्रावधानों का पालन करने के लिए वो बाउंड हो जाते हैं, उन पर बंधनकारी माना जाता है, वो उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। अब आता है संधियों का वर्गीकरण, किसने किया है? मैकनायर ने। संधियों का वर्गीकरण किसने किया है? मैकनायर ने किया है। तो पहली प्रकार परलेख स्वरूप संधियां, परलेख यानी जो ड्राफ्टिंग की हुई होती है वैसी परलेख स्वरूप संधियां, याद रखना है सिर्फ इसको, नाम के वर्गीकरण में कौन कौन सी संधि आती। फिर आती है दूसरा संविदा की प्रकृति की संधियां, संविदा कॉन्ट्रैक्ट के समान की जो संधियां होती है, ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स। थर्ड आती है विधि निर्माण करने वाली संधियां, विधि निर्माण करने वाली संधियां। फोर्थ आती है अधिपत्र के समान प्रकृति वाली, यानी वारंट के समान जो प्रकृति रखती है वो संधियां। तो सबसे पहले मैकनायर ने जो वर्गीकरण किया है वो पहला परलेख वाली, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट वाली, तीसरा आती है विधि निर्माण और चौथा आती है वारंट। परलेख, कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड आती है लॉ विधि और फोर्थ आती है वारंट, वारंट के समान प्रकृति वाली संधियां। दूसरा वर्गीकरण किया है वातेल ने, विधि शास्त्री वातेल ने। इन्होंने भी संधियों को 4 भागों में बांटा, बस इतना ही बताया। फिर प्रोफेसर ओपेनहाइम ने संधियों को 2 भागों में बांटा, फर्स्ट विधि निर्माण करने वाली संधियां और दूसरा आता है दूसरे उद्देश्यों के लिए की गई संधियां। सबसे इजी वर्गीकरण ओपेनहाइम ने किया है।
मैकनाय ने 4 भागों में बांटा, वॉतेल ने भी, विधि शास्त्री वॉतेल ने भी 4 भागों में बांटा संधियों को, और ओपेनहाइम ने 2 भागों में बांटा। तो वो मैकनाय ने सबसे पहले प्रलेख वाली संधियां, दूसरी कॉन्टैक्ट वाली संधियां, तीसरी लॉ वाली विधि वाली संधियां, और चौथी वारंट के समान प्रकृति वाली संधियां। न्याय विधि शास्त्री वातेल ने 4 भागों में बांटे, फिर ओपेनहाइम ने 2 भागों में बांटा। पहली आती है विधि निर्माण करने वाली संधियां, और दूसरी आती है अन्य उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली संधियां। तो संधियां करने के लिए कौन सा पक्षकार, राज्य पक्षकार समर्थ होता है? तो जो सॉवरेन, जिसके पास प्रभुत्व संपन्न शक्ति है, वही देश क्या है, संधि करने के लिए सक्षम होता है। सार्वभौमिकता के सिद्धांत के अनुसार पूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र ही संधि करने के लिए कैपेबल होता है। अगर कोई राज्य है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है, अगर किसी के भी अंडर में आता है वो राज्य, तो वो संधि कर नहीं सकता, क्योंकि संधि तब तक बाउंड नहीं होती जब तक कि उसका सत्यापन और रेटिफिकेशन, अनुसमर्थन नहीं हो जाता। अगर वो किसी के अंडर है, वो राज्य किसी के अधीनस्थ है, तो फिर वो अनुसमर्थन करने में दिक्कत आती है। यानी तो एक ही लाइन का याद रखना है कि संधि करने के लिए सक्षम कौन है? जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, वो संधि कर सकता है। फिर आता है संधि के लिए स्वतंत्र सहमति की आवश्यकता होती है क्या? हाँ, स्वतंत्र सहमति की ही आवश्यकता है। संधि कैसे होती है? कॉन्टेक्ट के समान है। तो कॉन्टेक्ट में सहमति स्वतंत्र होती है, तो इसमें भी कहा कि सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए। ग्रोशियस के अनुसार संधि अवैध मानी जाएगी अगर स्वतंत्र सहमति से की गई संधियां ही वैध मानी जाएगी। हॉल ने भी ये कहा कि संधि अवैध वही होगी जिनका उद्देश्य वैध होगा, यानी कॉन्टैक्ट वाले सारे गुण इसमें होने चाहिए। जब कॉन्टैक्ट के संविदा करते हैं तो संविदा के जो आवश्यक तत्व है, कहाँ पे बताए हैं कॉन्टैक्ट के आवश्यक तत्व? कौन से सेक्शन में बताए हैं? मैकनाय नहीं, क्या कह रहे हो आप? संविदा के आवश्यक तत्व कॉन्टैक्ट लॉ में, कॉन्टैक्ट संविदा विधि में 10 में, सेक्शन 10 में। तो संविदा वाले सारे आवश्यक तत्व तो यहाँ पर होने चाहिए संधियों में। सोचा वो पूछ रहे हो संविदा वाली संधि। ठीक है, तो इसमें होने चाहिए। फिर आता है कि संधियों की वीणा अभिसमेक 1969 के अनुच्छेद, इसमें कुछ आर्टिकल बताए हैं जिनके आधार पर कि संधियां अवैध हो जाती है, शून्य मानी जाती है। कि अगर राज्य के द्वारा दी गई सहमति में त्रुटि के आधार पर, मतलब गलती से उससे प्राप्त कर ली सहमति, तो वो संधि क्या हो जाती है? अवैध हो जाती है। 48 कह रहा है कि अगर सहमति त्रुटि से दे दी, उसने गलती से प्राप्त की है उसकी, तो वो संधि अवैध हो जाती है। फिर आ रहा है 49 कि अगर उसकी सहमति कपट पूर्वक आचरण करके ले ली गई, तो भी संधि क्या है? अवैध मानी जाएगी। फिर 51 कह रहा है दबाव डाल के ले ली तो संधि अवैध है। आर्टिकल 52 कह रहा है कि अगर अंतरराष्ट्रीय विधि के राष्ट्र जो नियम है उनका उल्लंघन करके अगर कोई संधि की जाती है, तो संधि शून्य मानी जाती है। तो 48 क्या कह रहा है? कि त्रुटि से ले ली। 49 कह रहा है कपट से ले ली। 50 नहीं है, आर्टिकल 50 नहीं है, 51 कह रहा है कपट पूर्वक, और 52 कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय विधि के नियमों का उल्लंघन करके अगर कोई संधि की जाती है तो संधि शून्य हो जाती है। 48, 49, 51, 52। फिर आता है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने मत्स्य क्षेत्राधिकारवाद में कहा कि अगर दबाव से कोई संधि की जाती है तो वो शून्य मानी जाती है। मत्स्य क्षेत्राधिकारवाद यानी जो क्या पॉकेट हवाना वाला केस, पॉकेट हवाना वाला मत्स्य क्षेत्राधिकार वाला वाद है, 1973 का वाद है। ठीक है, पॉकेट हवाना वाला, इसमें कहा गया कि अगर कोई संधि दबाव से की जाती है या दबाव से सहमति ली जाती है तो वो संधि शून्य होती है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब आता है कि संधि से बाध्य होने के लिए सहमति
व्यक्त करने के विभिन्न ढंग या माध्यम क्या है? तो कौन से आर्टिकल 11 से लेके आर्टिकल 17 तक बताए हैं इसमें प्रावधान कि सहमति संधि से बाध्य कैसे होया जा सकता है, कोई पक्षकार संधि से बाउंड कैसे होगा। तो इसके और जो पीछे वाले पॉइंट है कि संधि करने की जो तरीके है वो सेम, लगभग सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ देखते हैं कि संधि से बाध्य होने के लिए सहमति अभिव्यक्त करने के तरीके या साधन या माध्यम क्या है। तो आर्टिकल 11 में बताया कि संधि से बाध्य होने के लिए सहमति निम्नलिखित ढंगों से व्यक्त की जा सकती है। आर्टिकल 12 में हस्ताक्षर करके, आर्टिकल 13 में संधि के जो विलेख है उसका आदान प्रदान करके, फिर आर्टिकल 14 में अनुसमर्थन, स्वीकृति और अनुमोदन देके, अनुसमर्थन, स्वीकृति अथवा अनुमोदन प्रकट करके, फिर 15 में आता है सम्मिलन, सम्मिलन या अन्य साधन द्वारा। ठीक है, सम्मिलन या अन्य साधन के द्वारा। तो अब पढ़ते हैं अपन कि कैसे। हस्ताक्षर, संधि से बाध्य होने के लिए राज्य की सहमति हस्ताक्षर द्वारा व्यक्त की जाती है, यानी सिग्नेचर करेगा जो राज्य, या तो स्वयं कर, या स्वयं किसी, या अगर कोई संस्था है या राज्य का कोई भी प्रतिनिधि भेजता है। राज्य स्वयं तो कृत्रिम व्यक्ति है, होता है, प्राकृतिक व्यक्ति है नहीं, तो इसलिए वो किसी अपने प्रतिनिधि को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा, उसको शक्ति देगा कि आप मेरी ओर से संधि कर सकते हो। तो अगर रिप्रेजेंटेटिव या जो प्रतिनिधि बनाया जाता है, जिसको पूर्ण शक्तियां प्रदान की जाती है, अगर वो उस पर सिग्नेचर कर देता है तो राज्य क्या है, उससे राज्य ने सहमति दे दी है, ये माना जाएगा। फिर संधि के जो विलेख है, संधि के दोनों पक्षकारों की ओर से विलेख तैयार किया जाता है। कोई भी लीगल काम होता है तो उसका विलेख जरूर तैयार किया जाता है, चाहे दान हो रहा है, चाहे टीपी में अपन ने जो भी अंतरण पढ़े, उसमें सब में विलेख तैयार होता है। तो जो संधि संधि की जाती है वो भी रिटर्न में विलेख बनाए जाते हैं। तो विलेख से, संधि से बाध्य होने के लिए राज्यों के द्वारा संधि के विलेखों का आदान प्रदान द्वारा व्यक्त किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है। ए राज्य ने लिखा वो बी को देगा और बी ने जो लिखा वो ए को देगा। विलेख में ये प्रावधान होता है कि आदान प्रदान का क्या प्रभाव होगा, अन्यथा ये सिद्ध किया जाता है कि जो आदान प्रदान हुआ है वो राज्यों की सहमति दी गई थी। फिर अनुसमर्थन, संधि से बाध्य होने के लिए राज्यों की सहमति अनुसमर्थन द्वारा व्यक्त की जाती है कि अनुसमर्थन कर दिया, प्रतिनिधि गया, उसने साइन कर दिया और डॉक्यूमेंट जो संधि विलेख था उसका भी आदान प्रदान कर दिया। तो बाद में वो आके लेके आता है संधि वाला विलेख प्रतिनिधि, तो राज्य क्या करता है, जो अथॉरिटी होता है वो उस पे अनुसमर्थन करती है, उसका अनुसमर्थन करती है कि भाई हाँ ये संधि सही है, या वो इससे, या तो डायरेक्ट वो अनुसमर्थन, या ये सिद्ध किया जाता है कि अनुसमर्थन द्वारा सहमति दे दी गई है। अनुसमर्थन कैसे, सिग्नेचर कर दिए जाते हैं, या जो राज्य का प्रतिनिधि है वो बना के लाता है विलेख, जो आदान प्रदान करके। अब उससे ऊपर का हायर जो अथॉरिटी होगा वो उस पे अनुसमर्थन करेगा या उसका अनुमोदन करेगा। ठीक है मैडम, ये जो मत्स्य अधिकारवाद बोला था मैंने, पॉकेट हवाना, ये नहीं है, यूके वर्सेस आइसलैंड। अच्छा ठीक है, ठीक है, वो भी मछली पकड़ने वाला ही है, पॉकेट हवाना वाला। लेकिन मैडम इसमें सन देखो 1973 दिया हुआ है ना। ठीक है, हाँ? फिर आता है सम्मिलन कि अब उन्होंने, राज्य ने क्या अनुसमर्थन भी कर दिया या अनुमोदन भी कर दिया, सिग्नेचर कर दिए। ठीक है, फिर वो क्या, सम्मिलन या अन्य साधन द्वारा। संधि से बाध्य होने के लिए राज्य की सहमति सम्मिलन द्वारा तब व्यक्त होती है जब वो सम्मिलन द्वारा व्यक्त, यानी अपने देश की विधि में या कहीं पर वो उसको ऐड करवाता है या उसको प्रकाशित करवाता है। ठीक है, ऐड करवाता है, यानी सम्मिलन या अन्य साधन द्वारा प्रकाशित करवाता है या उसमें ऐड करवा देता है, वो संधियों से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है उनमें ऐड करवा देता है, तो माना जाता है कि उसने, राज्य ने सहमति दे दी है। इसको इतना ही पढ़ते हैं अपन कि संधि के
इसके अतिरिक्त जब तक संधि से अन्यथा प्रावधान नहीं होता, संधि से बाध्य होने के लिए राज्य क्या करता है, अनुसमर्थन। यही है कि अनुसमर्थन देता है, स्वीकृति करता है, अनुमोदन करता है। लेकिन अगर संधि से बाध्य होने के लिए राज्य सहमति के संबंध में संधि के विभिन्न प्रावधानों को चुनने का अधिकार देता है, तो सहमति तभी प्रभावी होगी जबकि सहमति किस प्रावधान से संबंधित है। मान लो अगर संधि है, संधि में कई विकल्प है और राज्य पक्षकार के सामने ये विकल्प रख दिया जाता है कि आप इनमें से किसी को भी चुन सकते हो, तो वहां पर उसे स्पष्ट रूप से किस प्रावधान को उसने चुना है, किसके बारे में उसने सहमति दी है, उसका उल्लेख करना होगा। ठीक है, आर्टिकल 17 में ये बताया गया। फिर आता है कि अब संधि बनाई कैसे जाएगी, ये संधियां किस तरीके से की जाती है, उसका उल्लेख बताया। सबसे पहले आता है, पॉइंट बोल रही हूं मैं, ठीक है, इसमें आर्टिकल नहीं है दिए हुए, कि सबसे पहले प्रतिनिधि को समझौता वार्ता के लिए अधिकार प्रदान करना। प्रतिनिधि चुनेंगे कि भी हर राज्य या कोई भी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वो संधि करना चाहती है, तो वो अपना एक प्रतिनिधि तो अपॉइंट करेंगे कि जो हमारी ओर से, वो राज्य चाहेगा कि ये हमारी ओर से वार्ता करे संधि की। तो संधि बनाने में सर्वप्रथम ये कदम है कि किसी भी संधि के पक्षकार किसी भी प्रतिनिधि को संधि के विषय में वार्ता करने का अधिकार प्रदान करते हैं। कोई सम्मेलन होता है तो उसे अधिकृत करते हैं कि आप उस सम्मेलन में जाके भाग लीजिए, यानी प्रतिनिधि चुनते हैं और प्रतिनिधि को पावर देते हैं कि आप हमारी ओर से संधि करने के लिए प्राधिकृत हैं, या कोई भी सम्मेलन हो रहा है तो आप उसमें भाग ले सकते हैं। दूसरा, अब संधि प्रतिनिधि चुन लिया, तो वो क्या करेगा, संधि से संबंधित वार्ता करेगा, समझौते वार्ता करेगा, यानी जो भी वार्ता है वो कौन करेगा, प्रतिनिधि करेगा। और जो संधि से संबंधित जो डॉक्यूमेंट आते हैं वो प्रतिनिधि क्या है, उन प्रावधानों या उन जो संधि के प्रावधान है उनको अपनाता है। पहले तो समझौता वार्ता करता है कि नहीं ये प्रावधान सही नहीं है, ये प्रावधान सही नहीं है। संधि के प्रावधानों पर समझौता वार्ता करता है और संधि के प्रावधानों को अपनाता है, संधि को अपनाता है। फिर जैसे ही अपनाता है वो उस पर सिग्नेचर कर देता है, राज्य की ओर से सिग्नेचर करता है। जैसे ही प्रतिनिधि साइन कर देता है तो वो संधि राज्यों पर, जैसे प्रतिनिधि ने सिग्नेचर कर दिया तो सिग्नेचर करने से संधि उन राज्य पक्षकारों पे जिन्होंने उसको अपना प्रतिनिधि अपॉइंट किया उन पे बाध्यकारी या वो बाउंड नहीं होंगे उस संधि से। क्यों नहीं होंगे, जब तक कि वो राज्य जिन्होंने प्रतिनिधि को भेजा था वो उसका अनुसमर्थन नहीं कर देते या उसका सम्मिलन नहीं कर देते, तब तक वो उस पर बाउंड। प्रतिनिधि ने की है, प्रतिनिधि ने साइन कर दिया, प्रतिनिधि हो गया, लेकिन प्रतिनिधि जिनकी ओर से अपॉइंट किया गया था वो राज्य उससे बाध्य नहीं होते या उन पर बंधनकारी नहीं होते। कब तक नहीं होती, नेक्स्ट, जब तक कि वो उसका अनुसमर्थन नहीं कर देते। जैसे प्रतिनिधि ने सिग्नेचर किए और सिग्नेचर करने के बाद में राज्य क्या करता है, उसका अनुसमर्थन कर देता है, रेटिफिकेशन कर देता है राज्य कि हाँ हमारे प्रतिनिधि ने सही साइन किए हैं, सही संधि है, सही समझौता वार्ता हुई है। तो वो जैसे ही अनुसमर्थन करते हैं वो क्या बन जाती है, फिर उन राज्यों पक्षकारों पर बंधनकारी बन जाती है जिन्होंने प्रतिनिधि को भेजा था। फिर बंधनकारी हो गई, अनुसमर्थन कर दिया तो फिर उसको क्या करना पड़ता है, सम्मिलन या संसक्त करना। राज्य के अभ्यास से पता है, राज्य जिसने संधि पे हस्ताक्षर किया है बाद में स्वीकार करता है। सम्मिलन किसी राज्य द्वारा तब किया जाता है, मतलब जो भी राज्य जो संधि को निश्चित पक्षकारों ने हस्ताक्षर करके स्वीकार कर लिया और मतलब सिग्नेचर हो गए, सिग्नेचर होने के बाद अनुसमर्थन हो गया, अनुसमर्थन होने के बाद उसका सम्मिलन होना कि जितने पक्षकार उस संधि पर होने चाहिए न्यूनतम उतने पक्षकारों ने उसको साइन कर दिया है, सिग्नेचर कर दिया, अनुसमर्थन हो गया, तब वो राज्य जिसकी ओर से प्रतिनिधि भेजा गया था उसने अनुसमर्थन कर दिया तो वो क्या ऐड करवा लेगा,
ठीक है, ऐड करवाने के बाद में संधि लागू हो जाएगी। संधि लागू होने के बाद में वो प्रकाशन करवाना जरूरी है, पंजीयन रजिस्ट्रेशन भी करवाना उस संधि का यूएनओ में। आर्टिकल यूएनओ के अनुच्छेद 102, यूएनओ के आर्टिकल 102 में जो भी संधि होती है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में क्या है, उसका प्रकाशन किया जाएगा कि भाई ये संधि इन देशों के बीच में हुई है। जो ये रजिस्ट्रेशन क्यों करवाया जाता है कि जो भी गुप्त संधियां होती है, यूएनओ से कोई भी संधि छुपाई ना जाए, या गुप्त संधियों को रोकने के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रावधान रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है? यूएनओ के चार्टर के आर्टिकल 102 में रजिस्ट्रेशन का प्रावधान रखा गया है। फिर आता है संधि का अनुसमर्थन। संधि के अनुसमर्थन का सिद्धांत। अनुसमर्थन का अर्थ है किसी राज्य या उसकी सरकार के द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि के हस्ताक्षर का अनुमोदन करना है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना ही पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। कि जैसे ही प्रकाशन हो जाता है तो संधि के जो स्टेप होते हैं वो पूरा हो जाते हैं। इसको बाद में आगे वाला थोड़ा सा और है, ये अपन कल करेंगे, ठीक है। ठीक है मैडम।